नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश, आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आपदा में अवसर कैसे तलाशा जाता है, ये कोरोना काल में निजी अस्पतालों ने दिखाया। इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलने वाले निजी अस्पताल मरीजों की मौत के बाद भी उगाही की तरकीब निकाल चुके हैं। साथ ही बताएंगे कि शराब की दुकानों के बाहर लगी लाइन कोरोना काल में हमें कहां लेकर जाएगी। साथ ही बात करेंगे जिंदगी की कालाबाजारी करने वाले ब्लैक गैंग की। तो देखते रहिए हाई अलर्ट और अलर्ट रहिए। तो कोरोना काल ने आपदा को अवसर बनाने वाले बहुत से मामले आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन जो काम कानपुर के एक निजी अस्पताल ने किया, यकीन कीजिए वैसा पहले न कभी आपने देखा होगा और ना ही सुना होगा। इस अस्पताल में मरीज की मौत के बाद भी टेस्ट किए जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उस अस्पताल की रिपोर्ट कह रही है। अब जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि पेशेंट की डेथ 25 तारीख को हो चुकी है। एज पर डेथ सर्टिफिकेट के रिकॉर्ड्स के अनुसार ये पेशेंट का डेथ सर्टिफिकेट है, जो कि रामा हॉस्पिटल द्वारा जारी किया गया था 25 तारीख को सुबह 9 बजे। और ये ही उस अस्पताल की रिपोर्ट है जिसमें सर्टिफाइड रिपोर्ट मुझे कंप्यूटर जनरेटेड दी गई है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि सैंपल कलेक्शन टाइमिंग और सीरोलॉजी टेस्ट 26 तारीख की सुबह का है। तो ये संभव कैसे है कि जो व्यक्ति मर चुका है और उसका दाह संस्कार हो चुका है, उसके ब्लड का सैंपल 24 घंटे बाद लिया गया। निजी अस्पताल में मौत का काला सच। मौत के एक दिन बाद ब्लड सैंपल का टेस्ट। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, क्या आपने सुना है कि किसी की मौत के 24 घंटे बाद उसका ब्लड टेस्ट किया गया हो? क्या आपने सुना है कि किसी शख्स के अंतिम संस्कार के बाद भी उसका ब्लड सैंपल लिया गया? 25 तारीख को सुबह 9 बजे। और ये ही उस अस्पताल की रिपोर्ट है जिसमें बेहद ही चौंकाने वाला ये मामला कानपुर के रामा हॉस्पिटल से सामने आया, जहाँ कोविड मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ के साथ साथ उनकी मौत के बाद भी वसूली का खेल खेला जा रहा है। तो ये संभव कैसे है कि जो व्यक्ति मर चुका है और उसका दाह संस्कार हो चुका है। रामा हॉस्पिटल में जिंदगी से खिलवाड़, लूट का खौफनाक मुर्दा खेल। जिंदा मरीज की जिंदगी से पहले तो अस्पताल खिलवाड़ करता रहा, पूरे इलाज के दौरान मरीज के परिजनों को गुमराह करता रहा, और जब मरीज की मौत हो गई तो उसकी लाश को भी कमाई का जरिया बना लिया। संवेदनाओं को झकझोर देने वाला यह हादसा आनंद बाग के रहने वाले आनंद शंकर तिवारी के साथ हुआ है। परिजनों के मुताबिक 22 अप्रैल को उन्हें कोरोना की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद से ही रामा हॉस्पिटल ने अपना खेल शुरू कर दिया था। और आखिरी बात जो मेरी हुई थी उनसे मोबाइल पर, वो 1 बजे हुई थी 23 तारीख को, जिसमें उन्होंने ये सूचना दी कि मुझे यहाँ पे खाना और पानी वगैरह की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जिसके बाद से उनका फोन लगातार बंद आ रहा था और हम लोग काफी प्रयासरत थे। उसके बाद मैं हॉस्पिटल भी गया 3 बजे, तो मुझे ये बताया गया कि उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है और उनकी हालत में सुधार हो रहा है और उनका SpO2 90% आ गया है। यही आश्वासन हमें 24 तारीख को भी दिया गया। 24 तारीख भी हम पूछते रहे कि हमारी पेशेंट की स्थिति क्या है, लेकिन फिर भी एक्चुअल दशा नहीं बताई गई। 25 तारीख को सुबह 9 बजे फोन आता है कि आपके पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया, नहीं रहे। अब जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि पेशेंट की डेथ, न कोविड पेशेंट को वक्त पर दवाई दी जा रही थी और न ही खाना दिया जा रहा था। इसके बाद भी हॉस्पिटल परिजनों को लगातार गुमराह करता रहा। 25 अप्रैल को हॉस्पिटल में मरीज की हार्ट अटैक से मौत की बात परिजनों को बताई। परिजनों ने आनंद तिवारी का अंतिम संस्कार भी कर दिया। इसके बाद जब परिजनों ने बैंक और बीमा संबंधी दावों के लिए अस्पताल के इलाज के दस्तावेज मांगे तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। परिजनों को अस्पताल की तरफ से जो बिल और रिपोर्ट दी गई, उसमें मौत के एक दिन बाद ब्लड सैंपल लिए जाने की बात दर्ज। 22 अप्रैल को कोविड मरीज भर्ती कराया गया। 24 अप्रैल तक अस्पताल हालत ठीक बताता रहा। 25 अप्रैल को कार्डियक अरेस्ट से मरीज की मौत बताई। बैंक और बीमा संबंधी दावों के लिए दस्तावेज मांगे गए। अस्पताल से मिली रिपोर्ट में मृतक के 26 अप्रैल की ब्लड जांच भी शामिल थी। इन दस्तावेजों में लगे रिकॉर्ड्स को देखकर परिजनों के होश उड़ गए। रिकॉर्ड्स में डेथ सर्टिफिकेट के साथ मृतक की मौत के 24 घंटे बाद की ब्लड सैंपल जांच की रिपोर्ट भी शामिल थी, जबकि तब तक मृतक के परिजन उसका अंतिम संस्कार भी कर चुके थे। इतना ही नहीं, ब्लड सैंपल लेने के महज 1 मिनट बाद ही रिपोर्ट भी जारी की गई थी। अस्पताल में चल रहे इस खेल को लेकर परिजनों ने जवाब भी मांगा है, लेकिन कोई जिम्मेदार सामने नहीं आ रहा है।
जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने इस प्रकार से सर्टिफाइड कॉपीज मुझे सारी जांच की और जितने भी इन्वेस्टिगेशन हुए थे वो सारी दी। अब जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि पेशेंट की डेथ 25 तारीख को हो चुकी है एज पर डेथ सर्टिफिकेट के रिकॉर्ड्स के अनुसार। ये पेशेंट का डेथ सर्टिफिकेट है जो कि रामा हॉस्पिटल द्वारा जारी किया गया था 25 तारीख को सुबह 9 बजे। और ये ही उस अस्पताल की रिपोर्ट है जिसमें सर्टिफाइड रिपोर्ट मुझे कंप्यूटर जनरेटेड दी गई है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि सैंपल कलेक्शन टाइमिंग फॉर सीरोलॉजी टेस्ट 26 तारीख की सुबह का है। तो ये संभव कैसे है कि जो व्यक्ति मर चुका है और उसका दाह संस्कार हो चुका है उसके ब्लड का सैंपल 24 घंटे बाद लिया गया हो। यही नहीं, इसके अलावा भी 25 तारीख की 11:30 बजे की कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं 25 तारीख 11:30 बजे। इसके अनुसार भी इन्होंने हीमेटोलॉजिस्ट के लिए सैंपल लिया है। अब हॉस्पिटल प्रशासन से मैंने इस बारे में संपर्क किया कि मुझे इस तथ्य से अवगत कराइए कि ऐसा कैसे संभव है। निजी अस्पतालों में भर्ती जांच और इलाज का काला सच देखा। अब देखिए वो हकीकत जिसके जरिए फर्जी रिपोर्ट्स का खेल खेला जाता है। मैं अपने कुर्सी पे बैठ गया, मैं किसी से पैसे नहीं देता। मैं जिसका काम करता हूँ अपनी आशा है, तो आशा का अगर काम फर्जी करवाने तो पैसा चाहिए, नहीं फर्जी कराना बिल्कुल सेम ले आओ, बिल्कुल सही काम करो। मतलब आप फर्जी काम कराए, फर्जी काम करवा दे, काम जो खूब करवा फर्जी काम करवा दे भाई। फर्जी करा तो पैसा नहीं, नहीं तो ईमानदारी दो, तुम भी ईमानदारी दो, ईमानदारी से पैसा लो, पता कोई पैसा नहीं। और तुम भी नहीं करोगे तो हम भी करेंगे, सीधी बात। स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की फर्जी एंटीजन रिपोर्ट कैसे बनती है और कैसे खेल खेला जा रहा है, ये वीडियो पूरी हकीकत बयां कर रहा है। ये वीडियो फर्रुखाबाद के नवाबगंज स्वास्थ्य केंद्र में तैनात BCPM कर्मी विजय पाल का है, जो बेबाक अंदाज में अपनी करतूतों को बयां कर रहा है। करीब 2.25 मिनट के इस वीडियो में फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का पूरा खाका स्वास्थ्य केंद्र कर्मी ने बयां किया है, जिसमें एक फर्जी रिपोर्ट बनाने के लिए 200 रुपए वसूले जाने की बात कही गई है। मैं अपने कुर्सी पे बैठ गया, मैं किसी से पैसे नहीं देता। मैं जिसका काम करता हूँ अपनी आशा है, तो आशा का अगर काम फर्जी करवाने तो पैसा चाहिए, नहीं फर्जी कराना बिल्कुल सेम ले आओ, बिल्कुल सही काम करो। मतलब आप फर्जी काम कराए, फर्जी काम करवा दे, काम जो खूब करवा फर्जी काम करवा दे भाई। फर्जी करा तो पैसा नहीं, नहीं तो ईमानदारी दो, तुम भी ईमानदारी दो, ईमानदारी से पैसा लो, पता कोई पैसा नहीं। और तुम भी नहीं करोगे तो हम भी करेंगे, सीधी बात। स्वास्थ्य विभाग में फर्जीवाड़े का वीडियो सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। मामला DM के संज्ञान में भी आ चुका है और जिलाधिकारी ने वीडियो की जांच और कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सरकार की तरफ से जो भी जांचें की जा रही है उसमें कोई पता नहीं है, कोई ट्रीटमेंट भी जो हो रहा है उसमें कोई पता नहीं है। नवाबगंज रेमडेसिविर इंजेक्शन जहाँ भी दिए जा रहे हैं वो भी मुफ्त दिया है। सरकार कोई भी पैसा किसी तरह का नहीं दे रही। नवाबगंज में सर एक वीडियो आया है जो 200 रुपये लेकर एंटीजन जांच कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। ये मैं दिखवाता हूँ, ऐसी बात है जो नहीं कहा गया। इन दोनों मामलों से साफ है कि कोरोना मरीज अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग के लिए सिर्फ एक नंबर है, जहां निजी अस्पताल उनसे मोटी रकम बना रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में बैठे चंद लोग भी फर्जी रिपोर्ट बनाकर लोगों को आंकड़ों में नंबर की शक्ल में दर्ज करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, 2 गज की दूरी आपको कोरोना से दूर रखेगी। लेकिन शराब की दुकानें खोलने के आदेश के बाद शराब ठेकों के बाहर लंबी कतारें लग गईं, तो कुछ और ही कहानी अब यहां दिख रही है। 2 घूंट के लिए लग रही इन कतारों में 2 गज की दूरी गायब है। ऐसे में सवाल है कि नशीले वायरस की डेंजर लाइन हमें कहां ले जाकर छोड़ेगी। कोरोना काल में ये लंबी कतारें खुद में पूरी कहानी है। शराब की 2 घूंट के लिए लंबी कतारों में लगे इन लोगों के बीच 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह गायब है। मतलब साफ है कि जाम के लिए जिंदगी की अहमियत जरा कम ही है। आखिर हो भी क्यों ना, इस पैंडेमिक सिचुएशन में यही वो 2 घूंट है जो जिंदगी और मौत के बीच के फासले को भुला देते हैं। कम से कम तनाव भरे दिन के बाद रात के पल तो सुकून से बीतते हैं। कहां जाकर खत्म होगी डेंजर लाइन? शराब के ठेकों के बाहर कोरोना की डेडलाइन। कोरोना काल के तनाव भरे माहौल को हल्का करने की ये जद्दोजहद हर कहीं देखने को मिलेगी। प्रदेश के हर जिले में शराब ठेकों के बाहर ये कतारें सजी हैं। लोग घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों की शायद जरूरत को समझा गया होगा, इसलिए मंगलवार से शराब की दुकानें खोलने के आदेश हैं।
आदेश तो लोगों के भले के लिए है, भले ही लोग आदेशों की धज्जियां उड़ा दें, तो कोई क्या करे। बाराबंकी के शराब ठेकों को देखकर तो कम से कम समझा ही जा सकता कि लोगों की जिंदगी जीने के लिए जितनी दवा की जरूरत नहीं, उससे ज्यादा जरूरत दारू की है। अगर यकीन नहीं तो शराब के शौकीनों की जुबानी सुनिए। दिन के बाद ये ठेके अगर खुलते ना तो आदमी की फीलिंग होने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, हाथ पैर हटने लगते हैं और रात में नींद नहीं पड़ती है। शराब की दुकानें खुलने के आदेश क्या हुए कि मानो शौकीनों के लिए बाहर आ गई। सुबह शराब ठेका खुलने का वक्त बेशक 10 बजे का है, लेकिन शौकीनों की लाइन ठेका खोलने के पहले ही शुरू हो जाती है। बेशक सरकार से लेकर सरकारी तंत्र तक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हो कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, लेकिन जनाब अब इन शराब के शौकीनों को कौन समझाए। बिजनौर में शराब की दुकान के बाहर इस जद्दोजहद को देखकर लगता है कि भाई व्यवस्था तो होनी चाहिए, कम से कम 2 घूंट के लिए भी इतनी मारामारी तो नहीं होनी चाहिए। अब इन जनाब को ही देख लीजिए, भीड़ के बीच से शराब की बोतलें लेकर ऐसे निकल रहे हैं मानो जिंदगी की किसी बड़ी जंग को जीत लिया। लेकिन इन्हें होश भी नहीं शायद कि जिस भीड़ से ये निकले हैं उसमें किसी को कोरोना भी हो सकता है। मतलब शराब की घूंट सांसों के लिए आखिरी भी साबित हो सकती है। शराब ठेके से जिंदगी को हसीन बनाने का इंतजाम कर निकलते वक्त क्या एहसास होता है, इन जनाब के चेहरे की चमक बता रही है। अंदर इनके जैसे कई और कतार में, जिनके बीच कोरोना काल के कायदे कानून की कोई जगह हो या न हो, लेकिन सबके चेहरे पर शराब मिलने की रौनक जरूर है। चेहरे खिले हुए हैं, दिल दुआ ही दे रहे हैं। हालांकि प्रयागराज में शुरुआती रुझान के बाद अब वाइन शॉप में उतना क्रेज नहीं दिख रहा है, जिससे माना जा रहा है कि यहाँ के लोगों को कोरोना का डर है और इसलिए पहले दिन ही लोगों ने एक बार में शराब का स्टॉक कर लिया। मतलब कोरोना का जितना खतरा घर ले जाने का था, शराब के साथ एक बार में ही लोग ले जा चुके हैं। के हालात की हम बात करें तो ज्यादातर दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ इक्का दुक्का ग्राहक ही शराब खरीदने के लिए आ रहे हैं। जो ग्राहक आते हैं वो शराब खरीद कर चुपचाप वापस चले जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शुरुआती 2 दिनों में ज्यादातर लोगों ने शराब खरीद ली है। लोगों ने अपनी जरूरत से ज्यादा खरीद कर स्टॉक भी कर लिया है। लोगों को पहले दिन इस बात की आशंका थी कि कहीं सरकार अपना फैसला बदल ना दे। शराब के लिए जूझते इन लोगों को देखकर सवाल है कि आखिर शराब के शौकीनों की ये लाइन हमें कहां ले जाकर छोड़ेगी। तमाम शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं और करीब करीब हर शहर और गांव की हालत एक सी है। मतलब कहीं ना तो सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज दिखी, ना ही लोगों के दिलों में कोरोना का खौफ नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लोगों की जिंदगी को अपनी बपौती समझने वाले, लोगों की सांसों की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों की शामत आ चुकी है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर अपने घर भरने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। ब्लैक गैंग का गेम ओवर हो रहा है। जिस दौर में जिंदगी बचाने के लिए सांस और इलाज की सख्त जरूरत है, उस दौर में सांसों को नोच लेने वाले गिद्धों की फौज गली गली बैठी है, मौके की तलाश में, और जैसे ही मौका मिलता है मार देते हैं झपट्टा। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों की फौज ने आपदा में अफसर को इस कदर ढूंढा है कि इंसानियत भी शर्मसार उठी। जिंदगी लीलने को उतारू महामारी। शहर शहर हो रही सांसों की कालाबाजारी। पृष्ठभूमि में पड़े ऑक्सीजन सिलेंडर और उन ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी करने वाले ये वो गिद्ध हैं जिन्होंने इस आपदा के दौर में इंसानियत को जमींदोज कर दिया। गोरखपुर के गोरखनाथ थाना इलाके में बनी एक दुकान पर जब पुलिस ने छापा मारा तो सांसों की जमाखोरी करने वालों का पर्दाफाश हुआ। इस दौरान अधिकारियों को दुकान से सैकड़ों की तादाद में खाली और भरे ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए, जिनकी जमाखोरी ये कर रहे थे। फर्म के मालिक दिनेश दुबे ने इस त्रासदी के दौर में सारी इंसानियत को गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया। ऑक्सीजन के लिए हो रहा त्राहिमाम, जमाखोर कर रहे सांसें नीला। दरअसल जब जिला प्रशासन ने मां अंबे नाम की फर्म पर छापेमारी की तो सैकड़ों की तादाद में ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए, जिसके बाद पूछताछ में पता चला कि दुकान का मालिक दिनेश दुबे इन ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहा था। जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर 25 से 40 हजार रुपए में बेच रहा था, तो वहीं छोटे सिलेंडर को
10 से 15 हजार रुपए में बेचा जा रहा था। देखिए, एक सूचना मिली थी कि एक जगह पे गोरखनाथ एरिया में वहाँ पे एक दुकान में खाली सिलेंडर रिफ़िल कराया जा रहा है और बेचा जा रहा है, जो कि निर्धारित दाम है उससे ज़्यादा बेचा जा रहा है। तो इसी में एसडीएम सदर और उनकी तहसील की टीम के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की गई और छापेमारी में वहाँ पे 80 से 100 सिलेंडर्स पाए गए। उसमें कई सिलेंडर ऐसे थे जो भरे भी हुए थे और कई सिलेंडर ऐसे थे जो खाली थे। तो उस जगह को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है और आगे हम और जानकारी लोगों से जुटा रहे हैं कि कौन कौन लोगों से यहाँ से खरीदा है सिलेंडर्स को और क्या रेट पर खरीदा है। तो अभी तक जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से वो भरे सिलेंडर्स जो बड़े वाले हैं उसको 25,000 से 40,000 रुपये के बीच में बेच रहा था। तो ये बहुत बड़ी अनियमितता है, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उसको किसी भी तरह का कोई लाइसेंस या कोई भी अधिकृत नहीं किया था जिला प्रशासन से। तो इसकी जांच हो रही है, हमारी टीम वहाँ पर जांच कर रही है और इस पर आगे भी और कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये सारा खेल बिना लाइसेंस के खेला जा रहा था और इस आपदा के दौर में सांसों की डंके की चोट पर नीलामी की जा रही थी, जिसके बाद सांसों के इन सौदागरों की गिरफ्तारी पर पुलिस ने हाथ डालकर पूरे गैंग का पर्दाफाश कर दिया। गली गली बैठे सांसों के सौदागर। कानपुर में पिछले दिनों जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत की तस्वीरें सामने आई थी, उसने लोगों का कलेजा मुंह तक ला दिया था। लेकिन अब इस आपदा में अवसर की तलाश करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से कई ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए। कानपुर में क्राइम ब्रांच की टीम ने ऐसे 4 लोगों की गिरफ्तारी की है, जो सांसों के सौदागर बन गए और अब तक 80 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर बेच चुके हैं। पूछताछ में पता चला कि मेरठ से ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर बेचने का काम किया जा रहा था और हर सिलेंडर को 55,000 रुपए में बेचने का काम कर रहे थे। इसमें लगातार ये सूचनाएं मिल रही हैं कि लोग ब्लैक में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीमीटर्स और अन्य मेडिकल उपकरण बेच रहे हैं। तो इस पर कार्रवाई डेली बेसिस पर क्राइम ब्रांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में आज पंकी इंडस्ट्रियल एरिया में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो जिनके पास से 10 ऑक्सीजन के सिलेंडर बरामद हुए हैं, जो एक बड़े सिलेंडर को 55,000 रुपये में एक सिलेंडर बेच रहे थे और जो छोटे सिलेंडर थे वो लगभग 35 से 40,000 रुपये में ये बेच रहे थे। इसमें मुख्य जो गिरफ्तार हुए अभियुक्त, इसमें प्रदीप वाजपेयी, अभिषेक तिवारी, ऋषभ जैन और अश्विनी जैन, ये रहने वाले बर्रा के हैं। फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़े जब सांसों के गिद्ध, तो इनके पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो गया, जब दूसरे जिलों से ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर बेचने का काम किया जा रहा था और अब तक 80 से ज्यादा सिलेंडर 55,000 रुपए में बेचे जा चुके हैं। तेजी से बढ़ रहा कोरोना का कहर, ब्लैक में बिकने लगा रेमडेसिविर। खाकी के साए में खड़ा ये युवक जिंदगी का सौदागर है, जिसने आपदा में अफसर के तहत दवाई को कमाई का जरिया बना लिया। इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरत रेमडेसिविर इंजेक्शन की है और उसी इंजेक्शन को कमाई का जरिया बना लिया गया। दरअसल पुलिस को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने एक जाल बिछाया। पहले जरूरतमंद से इस जमाखोर के पास फोन कराया, जिसमें 1299 रुपए की इंजेक्शन की कीमत 18,000 रुपए बताई गई, जिसकी शिकायत ड्रग विभाग से भी की गई। हमको मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है और वो एक इंजेक्शन के 18,000 रुपये मांग रहा है और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमको उन्होंने फॉरवर्ड किया था। तो उसी के बेसिस पे हमने उनको बोला था कि आप उससे मतलब तय करके और वो जहाँ पे बुलाता है वहाँ पे आइए। तो उन्होंने कहा था कि हम धर्मशाला पे उसने बुलाया है और 4 बजे के करीब बुलाया है। तो हम लोग 4 बजे करीब यहाँ आए पुलिस चौकी पे। यहाँ पे पुलिस सादे वर्दी में पुलिस लिए और उसके बाद जो हमारा मुखबिर था उसने आने के बाद हमें सूचित किया कि आ गए हैं हम लोग। तो जैसे ही वो लोग मतलब इंजेक्शन उसको देने गए, तैसे ही हमने पुलिस के सहायता से उनको पकड़ लिया। उसके पास से 2 वायल रेमडेसिविर जिसकी कीमत 1,300 रुपये 1,299 रुपये प्रति वायल है और एक खाली वायल बरामद हुआ है। जैसे ही जमाखोर रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई करने के लिए पहुंचा तो पुलिस ने इसे धर दबोचा। पूछताछ में पता चला कि गोरखपुर के निजी नर्सिंग होम में काम करने वालों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का धंधा शुरू कर दिया। इस दौरान पहले इस इंजेक्शन की जमाखोरी की और फिर जरूरतमंदों को औने पौने दाम पर बेचने का काम शुरू हुआ। अभी तो ये बोला कि मैं पहली बार ही ये काम करने जा रहा था, बट अभी इस पे का पूछताछ चल रही है, पुलिस पूछताछ कर रही है। आगे जैसा ये लोग बताएंगे फिर अपडेट किया जाएगा। कर्मचारी पकड़े गए हैं वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं सर? नहीं, स्वास्थ्य विभाग के नहीं, और किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं सब। तो सरकारी कर्मचारी नहीं, लोग किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाले।
फिलहाल पुलिस ने इन जमाखोरों की गिरफ्तारी पर हाथ डाल दिया, जिन्होंने इस त्रासदी में सारी नैतिकता को जमींदोज कर दिया और सांसों से लेकर दवाई तक की कालाबाजारी की जा रही है। कोरोना काल में ऐसे गिरदों की फौज को पुलिस और प्रशासन ने बेपर्दा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।